नमस्कार बच्चों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा है आधुनिक भारतीय इतिहास की, जो हमारे देश के सबसे निर्णायक 240 वर्षों की कहानी कहती है। 1707 से 1947 तक का ये काल वास्तव में संघर्ष, बलिदान और जागृति की एक अद्भुत गाथा है। जब 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो उसके साथ ही एक महान साम्राज्य का अंत भी शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद आने वाले शासक कमजोर थे और उनमें वो दूरदर्शिता नहीं थी जो एक विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए आवश्यक होती है। केंद्रीय शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई और उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ता गया और आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। ये वो समय था जब भारत की एकता टूट रही थी और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगी हुई थीं। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में और उन्होंने गोवा को अपना केंद्र बनाया। फिर 1605 में डच आए, जिन्होंने पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। 1608 में अंग्रेज भारत पहुंचे और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंत में 1664 में फ्रांसीसी भारत आए और पांडिचेरी को अपना केंद्र बनाया। लेकिन इन सभी यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों को सबसे अधिक सफलता मिली और इसके पीछे कई कारण थे। अंग्रेजों की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनकी शक्तिशाली नौसेना। समुद्री मार्गों पर उनका नियंत्रण था, जो व्यापार और युद्ध दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। दूसरा, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी एक संगठित व्यापारिक संस्था थी, जो केवल व्यापार ही नहीं बल्कि राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था भारतीय राजाओं की आपसी फूट। मराठा, मैसूर, हैदराबाद, बंगाल के नवाब सभी अपने अपने स्वार्थों में उलझे हुए थे और अंग्रेजों ने इस स्थिति का बहुत चतुराई से फायदा उठाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। ये युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला था। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसने बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया। इन युद्धों की जीत के साथ ही अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि भारत केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य बनने की संभावना रखता है। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया, ब्रिटिश संसद को लगा कि कंपनी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसने पहली बार कंपनी के मामलों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप शुरू किया। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। फिर समय समय पर चार्टर एक्ट आते रहे, जिन्होंने कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण और भी मजबूत बनाया। ये सभी कानून इस बात का प्रमाण थे कि भारत अब केवल एक कंपनी की संपत्ति नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने भारत का व्यापक शोषण किया। भूमि राजस्व की 3 मुख्य प्रणालियां लागू की गईं। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जो मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और ओडिशा में लागू की गई। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, लेकिन उन्हें एक निश्चित राजस्व देना पड़ता था। दूसरी थी रैयतवाड़ी प्रणाली, जो दक्षिण भारत में लागू की गई, जिसमें किसानों से सीधे राजस्व वसूला जाता था। तीसरी थी महालवाड़ी प्रणाली, जो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू की गई, जिसमें पूरे गांव से सामूहिक रूप से राजस्व वसूला जाता था। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन की निकासी सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से दिखाया कि अंग्रेज भारत से कितना धन बाहर ले जा रहे थे। भारत के कुटीर उद्योगों का पतन हुआ क्योंकि ब्रिटेन में बने सामान को भारत में बेचा जाता था, जबकि भारतीय कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था। ये एक ऐसी आर्थिक नीति थी जिसने भारत को केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का उपभोक्ता बना दिया। इस शोषण के कारण भारत में गरीबी बढ़ी और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई।
इन कठिन परिस्थितियों के बीच भारतीय समाज में सुधार की लहर भी चली। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक धर्म की शुद्धता पर जोर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया। ये सभी सुधारक ये समझ गए थे कि सामाजिक बुराइयों को दूर किए बिना राष्ट्रीय जागृति संभव नहीं है। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हुआ। 1857 का वर्ष भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस वर्ष हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन वास्तव में यह भारत की स्वतंत्रता का पहला संगठित प्रयास था। इस संग्राम के कई कारण थे। राजनैतिक कारणों में हड़प नीति प्रमुख थी, जिसके तहत अंग्रेजों ने कई भारतीय रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। आर्थिक कारणों में भारी कर और भूमि राजस्व की नीतियां थीं। सामाजिक कारणों में भारतीय परंपराओं और धर्म में हस्तक्षेप था। सैन्य कारणों में एनफील्ड राइफल के कारतूसों का मुद्दा था, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। ये संग्राम मेरठ से शुरू हुआ और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी जैसे कई स्थानों पर फैल गया। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में सम्राट घोषित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में वीरता से लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे और नाना साहब ने अपना योगदान दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इस संग्राम में संगठन की कमी थी। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच समन्वय नहीं था और अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और संसाधनों के कारण ये संग्राम असफल हो गया। फिर भी इस संग्राम ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी, जो आगे चलकर एक महान आग बनी। 1858 के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई। इस बदलाव के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भी एक नया रूप लिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनी। शुरुआत में कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था, जिसके नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये नेता संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे गरम दल का उदय हुआ, जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। गरम दल के नेता अधिक आक्रामक तरीकों से स्वतंत्रता चाहते थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इसी दौरान क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे वीर युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन क्रांतिकारियों का मानना था कि अहिंसक तरीकों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बम और पिस्तौल के जरिए अंग्रेजी शासन को हिलाने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया महात्मा गांधी के आगमन के साथ। गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के जरिए अपनी शक्ति का परिचय दिया। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महान आंदोलन चलाए। गांधी जी की खासियत ये थी कि उन्होंने आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। किसान, मजदूर, महिलाएं सभी गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भी तेज हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। युद्ध के बाद अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो गई और उन्हें एहसास हो गया कि अब भारत में शासन करना संभव नहीं है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन तय हुआ। ये एक दुखद निर्णय था, लेकिन परिस्थितियों के कारण अपरिहार्य था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। ये दिन संघर्ष, बलिदान और जागृति की एक लंबी कहानी का सुखद अंत था।
आधुनिक भारतीय इतिहास की ये यात्रा हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता कोई मुफ्त की चीज नहीं है। इसके लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक का ये काल हमारे पूर्वजों के संघर्ष, त्याग और दृढ़ संकल्प की गाथा है। इस इतिहास ने आधुनिक भारत की नींव रखी है और आज हम जो भी हैं उसमें इन महान व्यक्तित्वों का योगदान है। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कैसे एकजुट होकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।